हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो फाइनली आज हमारा सीटेट एसएसटी की क्लास है। जो कंटेंट आपका 40 नंबर का आता है वही पूरी क्लास है। पहला देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर है तोमर, अनंगपाल चौहान और पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें आपको बताना है जो दिल्ली के शासक हैं कब किस वर्ष में हुआ। ठीक है, तोमर चाहे चौहान है चाहे पृथ्वीराज चौहान, तो ये डेट आपको याद रखना है। अगर आपने ये ईयर ये जो नहीं याद रखा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम एलिमिनेट करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। तो आपको एक तो पता ही होना चाहिए, एक या दो पता होना चाहिए। तो तोमर जो है वो स्टार्ट हुआ था आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। ए का तीसरा एलिमिनेट करते हैं। ए का पहला खत्म, ए का चौथा खत्म, ए का दूसरा खत्म। देखा आपने, एक दो याद करके ही आपका पूरा आंसर आ गया। ए का तीसरा सही है। अनंगपाल बी है तो बी का हो गया चौथा हमारा 1130 से 1145। और सी का दूसरा हो जाएगा चौहान का 1165 से 1192। और पृथ्वीराज चौहान का हो जाएगा 1175 से 1192। तो ये आप याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा था ना कि जो प्राचीन तमिलनाडु है में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। किसकी बस्तियों को उर कहते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो याद रखना, जो पीजेंट होते थे ना, जिसको हम खेतीहर या किसान बोलते हैं, इनकी बस्तियों को हम क्या कहते थे, उर कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, कई बार पूछा हुआ है। चलिए फिर से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है हमारा, ये रहा 60, मिलान करने वाला है। ठीक है, चलो आप ये मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में कि कब कौन से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था ये आपको बताना है। अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हो। फर्रुख सियार हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया, अहमद शाह हो गया, आलमगीर द्वितीय हो गया। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो हम एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फर्रुख सियार का देखते हैं। तो फर्रुख सियार का क्या हो जाएगा, 1713 से 1719। तो ए का हो जाएगा दूसरा। तो एलिमिनेट करो, ए का तीसरा खत्म, ए का चौथा, ए का पहला। तो ए का हमारा आ गया दूसरा। तो ए का फर्रुख सियार का हो गया हमारा क्या हो जाएगा, 1713 से 1719। और शाह आलम द्वितीय का हो जाएगा 1759 से 1816। अहमद शाह का 1748 से 1754। और आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759। देखिए ये आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी कि आप समझ लो, क्योंकि हिस्ट्री है और आप भी जानते हैं हिस्ट्री में सब खेल है याद करने का। जो जितना याद कर लेता उसका नंबर आ जाएगा। तो याद करने की एक ट्रिक बता देती हूँ, कॉपी में नोट कर लो और कॉपी में नोट करने के बाद से बस हर दिन एक नज़र मारते जाओ, अपने आप आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तभी जाकर आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारा 61। उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है। क्या होता है उत्तराधिकार की सहदायाद? इसका मतलब होता है कि डिवीजन कर देते हैं ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स। इसका मतलब होता है कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, यही एक मतलब ही होता है। बाकी और सारी चीजें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर आपको याद है कि सहदायत किसे कहते हैं, कि जितने भी हमारे पुत्र हैं उन सभी के बीच में हम क्या करेंगे, विरासत का विभाजन कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं 62। ये भी क्वेश्चन कई बहुत बार पूछा हुआ है। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत आसान है, अभंग। जो भी मराठी में लिखे भक्ति गीत हैं हम उनको किस नाम से जानते हैं, तो हम जानते हैं उनको अभंग नाम से। ठीक है, चौथा इसमें सही हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 63। देखिए इसमें लिखा है कि मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्न कथनों को पढ़ो और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करो। ए और बी पढ़िए और याद रखना महाराष्ट्र की बात हो रही है, वहां के संत की। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो इन दोनों में से आप बताइए क्या बातें सही हैं। तो दोनों की दोनों बातें एकदम सही हैं। और जिसने भी एनसीईआरटी के बुक्स को अच्छे से फॉलो किया होगा वो तो तुरंत लगा देगा। ए और बी दोनों सही हैं, सब रटने वाली चीज़ें हैं।
चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 64। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, बख्शी को हम क्या कहते हैं? सैनिक वेतनाधिकारी, बात एकदम सही लिखा है। सद्र को हम क्या कहते हैं? धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री, ये भी बात हमारा सही है। ठीक है, ए बी होना चाहिए। उसके बाद से इक्तादार को लिखा है सैन्य कमांडर, ये बात गलत है। इक्तादार को हम सैन्य कमांडर नहीं बोलते हैं। और कोतवाल को हम क्या बोलते हैं? नगर का पुलिस अधिकारी। तो हमारा राइट है ए बी एंड डी, 4 ऑप्शन इज राइट। चलिए ये रहा हमारा 65। देखिए 65 में क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था? मध्य प्रदेश में आप घुमंतू खेती के लिए क्या चीजें इस्तेमाल करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कहते थे बेवड़। क्या कहते थे? बेवड़। तो जब भी पूछे घुमंतू खेती के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते थे मध्य प्रदेश में, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, बेवड़। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा 66। देखिए 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में दोनों कथन को पढ़ो और बताओ क्या सही है। 19वीं सदी की बात हो रही है, सामाजिक परिवर्तन। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदला दिखाई देता है। जी हाँ, बात एकदम सही लिखा है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपना का विकास हो रहा था। ये भी बात सही है। तो बात भी सही है और व्याख्या भी सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो देखिए कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के बुक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको कंटेंट आपने पढ़ा है तो आपसे सब कुछ आसानी से हो जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन इंग्लिश वाला भी देख लो, 67। देखिए 67 में चलते हैं और दोनों कथन पढ़ना है। कथन ये लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। जी हाँ, आपको पता है कि उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, वो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे। बात एकदम सही लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये भी बात सही है। बट ये इसका रीजन सही नहीं दिया है ना कि जातिगत पक्षपात झेला था, इसके बारे में कि उनके पिता जो है सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये कोई रीजन नहीं है। बट दोनों स्टेटमेंट एकदम सही लिखा है। ठीक है, कि उनके पिता सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है ए की। ठीक है, दूसरा राइट है। चलिए फिर से कथन वाले क्वेश्चन तो एसएसटी में आपको बहुत देखने को मिलेगा, बहुत। चलिए दोनों कथन को पढ़ो और बताओ सही क्या लिखा है। पहला लिखा है कि ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, और ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। जो स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं कि इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था, बात सही लिखा है। उन्होंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। दोनों बातें 100% सही है, रीजन एकदम सही लिखा है। तो ए और आर दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। चलिए 69। किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? किसने विरोध किया था? तो वो किया था मौलाना आजाद ने। रट लो क्योंकि ये इस बार भी आएगा। इन्होंने ही क्या किया था? 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। किसने? मौलाना आजाद ने। चलिए अभी हमारा 70। 1857 के विद्रोह से बहुत क्वेश्चन पूछेगा। लिखा है कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। पहला लिखा है कि मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। दूसरा लिखा है कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो कौन सी बातें सही लिखी हैं 1857 के बारे में? इंग्लिश भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें केवल एक लाइन सही लिखी है और वो है दूसरा, कि 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था, गलत है। और ना ही इसमें सिपाही और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। सेम एक चीज़ है कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन था। तो हमारा दूसरा सही हो जाता है। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो बस एक लाइक करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं कि मैं भी हर दिन क्लास लूँ। ठीक है, तो चलिए 71 देख रहे हैं आप कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए फिर से
तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सीटेट भी पेपर को टफ बना रहा है अब पहले के कंपेयर में। देखो क्या लिखा है, ए और बी कथन पढ़ो और सहायक संधि के संदर्भ में विचार करो और बताओ कौन सा बात सही लिखा हुआ है। पहला लिखा है कि भारतीय सहायक संधि के बारे में, ठीक है, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, गलत, एकदम से काट देना, अनुमति थी ही नहीं, ये बोला अनुमति थी। और भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। बी सही है, तो क्या होगा हमारा, ए गलत है। कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन, ये रहा, ए गलत है लेकिन हमारा बी जो है वो सही है। चलिए 72 फिर से कॉलम वाले क्वेश्चन, ज्योग्राफी का है ये, ठीक है। सही सुमेलित बताना है आपको। देखिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। यहाँ पे ग्रह दिया है, यहाँ पर अपने अक्ष पर घूर्णन का समय है, यूरेनस का 17 घंटे 14 मिनट, नेपच्यून का 16 घंटे 7 मिनट, शनि का 25 घंटे 40 मिनट, मंगल का 9 घंटे 56 मिनट। तो इसमें आपका केवल और केवल एक ही ऑप्शन सही है और वो है हमारा नेपच्यून, 16 घंटे 7 मिनट। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा रटने वाला दे दिया है। ऐसे एक दो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पाता है तो परेशान मत हो, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे ये घंटे वाले कौन इतना याद रखेगा, तो इसमें केवल एक ही सुमेलित है और वो है हमारा दूसरा। चलिए 73, देखिए इसमें क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है? जी नहीं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना, ये केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। बात एकदम सही लिखा है। और ये जलीय व स्थलीय दोनों से नहीं गुजरती है और ना ही ये 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। केवल एक चीज सही लिखा है और वो है हमारा दूसरा, केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। चलिए फिर से एजर्शन रीजन देखिए, लिखा हुआ है कि दो कथन को पढ़ो। ए में लिखा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। जी हाँ, सही लिखा है। और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ये भी बात सही है। बट आप देखिए ना, यहाँ पे ध्रुव के तारे का कोण की बात हो रही थी और यहाँ पर इन्होंने वृत्त के चारों ओर की बात कर दी। स्टेटमेंट सही है बट जो ए है ना, इसका कारण सही नहीं लिखा है, इसके संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। बाकी स्टेटमेंट दोनों सही है, तो हमारा दूसरा सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अब ये है हमारा क्वेश्चन 75। जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो इतने की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है। इसका लगभग क्वेश्चन होगा, लगभग 4 घंटे गवाएंगे। और ये कैसे करेंगे, इसकी एक जो है आपको फॉर्मूला मैं बता दूंगी बहुत जल्द, वो सारे एक ही में रखेंगे तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसे बहुत से क्वेश्चन को लोग स्किप कर देते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं, आपको ये सारी चीज़ें नहीं सीखनी है तो कोई बात नहीं, आप पेडागॉजी और कॉन्टेंट का दूसरा करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में ही बस पूछा है, 1 नंबर का आता है, ठीक है। दूसरा सही है बट फिर भी मैं तो आपको बताऊंगी ही कि कैसे करना है। चलो 76 लिखा है कि महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज क्या है। कौन कौन से इसके खनिज हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि महासागरीय पर्पटी के केवल 2 ही इसमें खनिज हैं, एक आपका मैग्नीशियम है और एक आपका सिलिका है। केवल ए और सी, तीसरा सही हो जाएगा। ये तो आपको याद होना चाहिए, आपके मतलब पता होना चाहिए आपको कि महासागरीय पर्पटी में केवल मैग्नीशियम और सिलिका यही मुख्य खनिज है। बाकी आपका ये एल्यूमिना, निकेल ये नहीं है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए 77 और गर्मी तो काफ़ी पड़ रही होगी आपके यहाँ पे भी, बट आप पढ़ाई करते रहो क्योंकि गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके गर्मी में ही है ना। 20 अगस्त को कौन सी ठंडी होगी। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहां उसे बांज, एस, बीज के पेड़ तथा फीजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा जाता है ना कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में किस टाइप की चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान है। ये आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन है, यहीं पर आपको बाज, एस, बीज के पेड़, फीजेड,
मुनाल पक्षी मिलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस बार बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।